भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद की कहानियाँ। उद्देश्य: यह प्रेमचंद की कहानियों पर केंद्रित पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में प्रेमचंद की चुनी हुई कहानियों के विश्लेषण के साथ ही उनकी वैचारिकता का भी अध्ययन किया जाएगा। आप जो इकाई पढ़ने जा रहे हैं वह इस पाठ्यक्रम की पहली इकाई है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप प्रेमचंद की स्वाधीनता संबंधी समझ को जान सकेंगे। यह जान सकेंगे कि प्रेमचंद के लिए पूर्ण स्वराज का आशय क्या था। प्रेमचंद की कालजयिता के असल कारणों की पहचान कर सकेंगे। राष्ट्रवाद संबंधी प्रेमचंद की दृष्टि को जान सकेंगे। स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रवाद के अंतर संबंध को रेखांकित कर सकेंगे। यह जान सकेंगे कि प्रेमचंद को कलम का सिपाही क्यों कहा गया। प्रस्तावना: प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियों की रचना की। अपनी कहानियों में उन्होंने विविध विषयों को उठाया है, जिनमें स्वाधीनता से संबंधित कहानियाँ विशेष महत्व की हैं। उनकी जीवनी लिखने वाले उनके पुत्र अमृत राय ने उन्हें कलम का सिपाही में स्वाधीनता आंदोलन के एक प्रसिद्ध सिपाही के रूप में ही स्थापित किया है। प्रेमचंद ने अपनी स्वाधीनता विषयक कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का मानविक चित्रण तो किया ही है, साथ ही स्वाधीनता शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान किया है। उन्होंने स्वाधीनता का वही अर्थ नहीं लिया जो अर्थ उस दौर में ढेर सारे दूसरे राष्ट्रवादी ले रहे थे। प्रेमचंद के आशय: स्वाधीनता का आशय। स्वाधीनता प्राप्ति प्रेमचंद के लेखन मात्र का नहीं, जीवन का उद्देश्य था। यह आकरण अथवा महज संयोग नहीं था कि उनके साहित्य का अधिकांश भाग स्वाधीनता आंदोलन के बाह्य और आंतरिक पक्षों का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। आज की आलोचनात्मक भाषा में कहें तो स्वाधीनता विमर्श प्रेमचंद के लेखन का बीज तत्व है। यहाँ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि प्रेमचंद पूर्ण स्वराज के हिमायती थे और स्वराज की उनकी धारणा इस देश के शोषितों पीड़ितों के स्वराज से पुष्ट होती थी। प्रेमचंद की स्वाधीनता विषयक रचनाओं से जो तथ्य उभर कर आते हैं उनके अनुसार उन्होंने स्वाधीनता के निम्नलिखित आशय ग्रहण किए हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे। पहला, उपनिवेशवाद से मुक्ति। प्रेमचंद के लेखन में स्वाधीनता का पहला और महत्वपूर्ण आशय भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना है। वे हर हालत में भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त देखना चाहते थे। वे जानते थे कि पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। दूसरा, किसानों की स्वाधीनता। अपने लेखन में प्रेमचंद ने स्वाधीनता का दूसरा आशय लिया, किसानों की स्वाधीनता से। जाहिर है कि यह स्वाधीनता दोहरे अर्थ में ही प्रासंगिक है। प्रेमचंद चाहते थे कि भारत स्वाधीन हो और स्वाधीन भारत में किसान भी स्वाधीन हो, उन्हें किसी जमींदार की गुलामी ना करनी पड़े। तीसरा, सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति। प्रेमचंद ने स्वाधीनता का तीसरा महत्वपूर्ण आशय लिया, सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति। वे अच्छी तरह जानते थे कि जब तक इस देश में सामंती व्यवस्था रहेगी, वर्णभेद रहेगा, तब तक कोई भी राजनीतिक स्वाधीनता प्रभावशाली नहीं हो सकेगी। जाति भेद के रहते अच्छा लोकतंत्र भी नहीं आ सकता। चौथा है स्त्रियों की स्वाधीनता। स्वाधीनता का चौथा आशय लेते हुए प्रेमचंद ने अपने लेखन में यह स्पष्ट किया है कि जब तक हमारे समाज में स्त्रियां स्वाधीन नहीं होती तब तक स्वाधीनता अधूरी रहेगी। समाज और राष्ट्र के समुचित विकास के लिए उन्होंने स्त्रियों की मुक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। पांचवा है दलित मुक्ति। प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता का एक महत्वपूर्ण आशय था अछूतपन को मिटाकर सदा सदा के लिए छूत अछूत की समस्या को समाप्त करना। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने लेखन का अधिकांश दलित मुक्ति को ही समर्पित किया है। छठवां, दिमागी गुलामी से स्वाधीनता। प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता का एक आशय था दिमागी गुलामी
से स्वाधीनता। उनकी दृष्टि में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता तब तक कारगर नहीं हो सकती जब तक कि व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम हो। इसलिए प्रथमतः आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय को दिमागी गुलामी से स्वाधीन होना चाहिए। सातवां है मजदूरों की शोषण दमन से मुक्ति। प्रेमचंद किसानों के साथ ही मजदूरों को भी शोषण मुक्त देखना चाहते थे। उनके लिए स्वाधीनता का आशय था एक ऐसा समाज बने जो पूर्णतः शोषण मुक्त हो और इस समाज से निर्मित हो एक संप्रभु राष्ट्र। कहने को आवश्यक नहीं है कि प्रेमचंद की राष्ट्रवाद की अवधारणा पूर्णतः स्वाधीनता पर केंद्रित है। जितना विस्तृत है उनके लिए स्वाधीनता का आशय उतना ही विस्तृत है। उनका राष्ट्रवाद जितना विस्तृत है उनके लिए स्वाधीनता का आशय उतना ही विस्तृत है उनका राष्ट्रवाद। यह सच है कि राष्ट्रीय चेतना जब सामाजिक चेतना से जुड़ती है तभी वह मनुष्यधर्मी होती है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, अगला पॉइंट। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का जीवंत चित्रण किया है। उनके लिए स्वाधीनता आंदोलन का मतलब था विदेशियों को भगाना और आत्म परिष्कार। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए उन्होंने अंग्रेजों की कूटनीति, भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की दृष्टि, स्वराज के लिए होने वाले प्रयासों, स्वदेशी आंदोलन में हिस्से लेने वालों के संघर्ष, शराबबंदी आंदोलन और साथ ही स्वाधीनता आंदोलन के प्रति विभिन्न वर्गों के विचारों को भी चित्रित वर्णित किया है। अधिकार चिंता प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जिसमें वे जानवरों के माध्यम से अंग्रेजों की कूटनीति का खुलासा करते हैं। जिस प्रकार अंग्रेज फुट डालो राज करो के सिद्धांत पर चल रहे थे, बिल्कुल उसी प्रकार टॉमी भी चलता है। प्रेमचंद लिखते हैं, टॉमी ने एक नई चाल चली। वह कभी किसी पशु से कहता, तुम्हारा फला शत्रु तुम्हें मार डालने की तैयारी कर रहा है। किसी से कहता, फला तुमको गाली देता था। जंगल के जंतु उसके चकमे में आकर आपस में लड़ जाते और टॉमी की चांदी हो जाती। लेकिन प्रेमचंद जानते थे कि इस प्रकार से बराबर चांदी नहीं होगी और कूटनीति पर जीने वाले एक दिन टॉमी की तरह हार जाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए प्रेमचंद सबसे पहले अंग्रेजों की उस दृष्टि का चित्रण करते हैं जो हिंदुस्तानियों को जानवर से भी गया गुजरा समझती है। प्रेमचंद ऐसी दृष्टि के प्रति सार्थक घृणा पैदा करने की सफल कोशिश करते हैं। उनकी पत्नी से पति शीर्षक कहानी में पति अंग्रेज सरकार का हिमायती है और उसकी पत्नी कांग्रेस की पक्षधर है। एक दिन पत्नी कांग्रेस के जलसे में शामिल होकर 200 रुपये चंदा देती है। इस कहानी में प्रेमचंद ने प्रथमतः पति और पत्नी के चरित्र को स्पष्ट किया। पति को हिंदुस्तानी होने पर शर्म आती है लेकिन पत्नी को हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। वह पति का तिरस्कार करती हुई कहती है, भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाति का शासन हो? छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए यह लज्जा की बात नहीं कि वह अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने ही भाइयों के साथ अन्याय करे? दरअसल प्रेमचंद पति जैसे तुच्छ और चमचे व्यक्ति का चरित्र सामने लाकर दिखाना चाहते थे कि इस देश में ऐसे कपूत भी हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि वे इतने ही पर नहीं छोड़ देते। पति महोदय को बाकायदा अपने अंग्रेज ऑफिसर से गाली सुनते हुए भी चित्रित करते हैं। उनका अधिकारी कहता है, यू ब्लडी, सरकार तुमको 500 रुपये इसलिए देता है कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कांग्रेस को चंदा दिलवाए। प्रेमचंद दिखाना चाहते थे कि जब अंग्रेज का रवैया अपने चाहने वालों के प्रति ऐसा है तो शेष भारतीयों के प्रति कितना अमानवीय होगा। जाहिर है बहुत अमानवीय व्यवहार था। प्रेमचंद की एक कहानी है इस्तीफा। इस कहानी के नायक फतेह चंद एक तरफ
एक दफ्तर में बाबू है। उनका अधिकारी एक अंग्रेज है और बात बात पर गाली देता है। एक दिन वह हद कर देता है। प्रेमचंद के शब्दों में, साहब अब क्रोध को ना बर्दाश्त कर सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहाँ खड़े रहने से खैरियत नहीं तो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद्र अभी तक चुपचाप खड़े थे। साहब चपरासी को ना पाकर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर, गुस्ताखी करता है। आगे प्रेमचंद लिखते हैं, फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे और एक मनुष्य के साथ एक अंग्रेज का यह व्यवहार था। प्रेमचंद चाहते थे कि लोगों में इस व्यवहार के प्रति घृणा पैदा हो ताकि स्वाधीनता की लड़ाई तेज हो सके और भारत स्वाधीन हो सके। दीक्षा शीर्षक कहानी में अंग्रेज जज भारतीय वकील को खूब गालियाँ देता है। वैसे इस कहानी में प्रेमचंद शराबखोरी पर भी टिप्पणी करते हैं। अगर वकील शराब ना पीता होता तो अपनी पूरी जाति के लिए गाली ना सुनता। अंग्रेज़ों ने बाहर की दुनिया में यह प्रचारित कर रखा था कि भारतीय बहुत बर्बर होते हैं। उन्होंने बार बार अंग्रेज स्त्रियों की इज्जत पर हमला किया है, इसलिए उनके साथ ऐसी सख्ती की जाती है। प्रेमचंद अंग्रेज़ों द्वारा फैलाई हुई इस अफवाह का जवाब देते हुए अपनी रचनाओं में उनकी सच्चाई बयान करते हैं। उन्होंने अपनी शूद्र शीर्षक कहानी से विस्तार से चित्रित किया है कि किस प्रकार एक अंग्रेज एजेंट बहका फुसला कर लाई हुई स्त्रियों को अपनी वासना का शिकार बनाता है। यहाँ कर्मभूमि में मुन्नी के साथ अंग्रेजों द्वारा किए गए बलात्कार को भी याद करना प्रासंगिक होगा। प्रेमचंद यह दिखा रहे हैं कि बर्बर भारतीय नहीं, अपने को सभ्य कहने वाले अंग्रेज हैं। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में इस बात को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है कि अंग्रेज सरकार भारतीयों को दोयम दर्जे का भी नागरिक नहीं मानती। उनकी दृष्टि में भारतीय गुलाम है और गुलामों को मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं होता। यह भी महज संयोग नहीं है कि प्रेमचंद के इस प्रयोग का बड़ा असर हुआ था। प्रेमचंद अंग्रेजों की मनुष्य विरोधी नीतियों का वर्णन करके ही चुप नहीं हो जाते, बल्कि उससे बहुत आगे बढ़कर स्वराज के लिए होने वाले प्रयासों का चित्रण करते। इस दृष्टि से समर यात्रा एक अविस्मरणीय कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद ने स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ी जनमानस की भावनाओं का अद्भुत चित्रण किए हैं। नोहरी के चरित्र चित्रण में उनकी कलात्मक और संवेदनशीलता देखते बनती है। नोहरी एक गरीब बुढ़िया है, लेकिन उसमें गजब का उत्साह है। वह सत्याग्रहियों का स्वागत करना चाहती है पर उदास है। प्रेमचंद के शब्दों में, नोहरी को अब कौन पूछेगा, यह सोचकर उसकी मनस्वी हृदय मानो किसी पत्थर से कुचल उठा। हाय, अगर भगवान ने उसे इतना अपंग ना कर दिया होता तो आज झोपड़े को लीपती, द्वार पर बाजे बजवाती, कढ़ाव चढ़ा देती, पूड़ियाँ बनाती और जब लोग खा चुकते तो अजली भर रुपए भेंट कर देती। कहना ना होगा कि प्रेमचंद अच्छी तरह पहचान रहे थे कि आज़ादी की ललक सबसे ज़्यादा इसी गरीब वर्ग में है और आज़ादी के लिए त्याग करने का दम भी इसी वर्ग में है। नोहरी के दरवाजे पर उत्सव तो नहीं होता, लेकिन उस महान उत्सव में विघ्न डालने वालों से भिड़ती है नोहरी ही। पुलिस वाले आकर सत्याग्रहियों को अपशब्द कहते हैं, भीड़ को तितर बितर करते हैं, तब नोहरी आती है। प्रेमचंद के शब्दों में, नोहरी इस वक्त दोपहरी की धूप की तरह कांप रही थी। दरोगा एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गया। वह दरोगा की तरफ घूमती हुई बोली, क्यों खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो? तुम्हारे खुदा तो तुम्हारे अफसर हैं जिनकी तुम जूतियाँ चाटते हो। तुम्हें तो चाहिए था कि डूब मरते चुल्लू भर पानी में। जानते हो यह लोग जो यहाँ आए हैं कौन हैं? यह वह लोग हैं जो हम गरीबों के लिए अपनी जान तक हमें देने को तैयार है, होमने को तैयार है। तुम उन्हें बदमाश कहते हो? तुम जो घूस के रुपए खाते हो,
जुआ खेलते, चोरियां करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदमियों को फंसाकर मुट्ठियां गर्म करते हो और अपने देवताओं की चोटियों पर नाक रगड़ते हो, तुम इन्हें बदमाश कहते हो। इस दौर में यह कहने का कलेजा नोहरी के वर्ग और उस वर्ग के प्रतिनिधि लेखक प्रेमचंद में ही था। नोहरी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह इस भाव से आह्लादित थी कि सुदिन आएंगे और वह अपनों का सुखी चेहरा देखेगी। वह नोहरी ही है जो दरोगा से कहती है, हमारा ही पैसा खाते हो और हम ही को आंखें दिखाते हो। वह गांव वालों को अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ ललकारती है। आज तुमने देख लिया ना कि हमारे ऊपर कानून से नहीं लाठी से राज हो रहा है। हम इतने बेशर्म नहीं कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते। हम इतने स्वार्थी, इतने कायर ना होते तो उनकी मजाल थी कि हम कोड़ों से पीटते। जब तक तुम गुलाम बने रहोगे, उनकी सेवा टहल करते रहोगे, तुम्हें भूसा चोकर मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा किया उसी दिन मार पड़ने लगेगी। कब तक इस तरह मार खाते रहोगे? कब तक मुर्दों की तरह पड़े गिद्धों से अपने को नचवाते रहोगे? अब दिखा दो कि तुम भी जीते जागते हो और तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का कुछ ख्याल है। जब इज्जत ही नहीं रही तो क्या करोगे? खेती बाड़ी करके, धर्म कमा करके जी कर ही क्या करोगे? क्या इसलिए जी रहे हो कि तुम्हारे बाल बच्चे इसी तरह लाते खाते जाएं, इसी तरह कुचलते जाएं? छोड़ो यह कायरता। आखिर एक दिन घाट पर पड़े पड़े मर जाओगे। क्यों नहीं इस धर्म की लड़ाई में आकर वीरों की तरह मरते? कहना ना होगा कि नोहरी की आवाज़ में प्रेमचंद अपने समय के सोए हुए उन लोगों को जगा रहे थे। उनका स्पष्ट मानना था कि साहित्य का काम है सोए हुए को जगाना। प्रेमचंद ने अपनी कहानी जुलूस में स्वाधीनता आंदोलन की व्यापकता का चित्रण किया है। इस कहानी में एक ओर इब्राहिम अली है जो देश हित में प्राण त्याग देते हैं, तो दूसरी ओर बीरबल सिंह है जो जानते हैं कि गुलामी की ज़िंदगी पर गर्व नहीं किया जा सकता, फिर भी गुलामी कर रहे हैं। प्रेमचंद दिखाते हैं कि किस प्रकार एक ही घर में पत्नी स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लेती है और पुरुष बाधा खड़ा करता है। यह भी गौर करने की बात है कि प्रेमचंद ने स्त्रियों में स्वाधीनता की ललक का मार्मिक चित्रण किया है। जुलूस शीर्षक में सम्भ्रांत घरों की स्त्रियां जुलूस में शामिल होकर देश की आज़ादी के लिए लड़ती हुई चित्रित की गई हैं। यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि प्रेमचंद की दृष्टि में यह जरूरी था कि स्वाधीनता आंदोलन में स्त्रियों और दलितों की भागीदारी होनी चाहिए, अन्यथा लड़ाई जीती नहीं जा सकेगी। यहाँ यह भी याद करना होगा कि तत्कालीन समाज में ढेरों मिट्ठन ने अपने अपने बीरबल को ठीक किया था। प्रेमचंद ने अपने कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए इस बात को विशिष्ट रूप से रेखांकित किया है कि विरोध के लिए एकजुट होना जरूरी है। टुकड़े टुकड़े में बंटकर बड़ी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अपनी कहानी जेल में वे अपना पूरा परिवार देश को दे चुकी मृदुला से कहवाते हैं। लोग कहते हैं जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। इसी कहानी में प्रेमचंद निर्ममता के साथ लगान वसूली का चित्र खींचकर दिखाते हैं कि अंग्रेज सरकार दिनों दिन अमानवीय होती जा रही है। मृदुला जेल में बंद क्षमा से कहती है, परसों शहर में गोलियां चली। देहातों में आजकल संगीनों की नोक पर लगान वसूल किए जा रहे हैं। सरकार को तो अपने कर से मतलब है, प्रजा मरे या जिए उससे कोई प्रयोजन नहीं। बहरोगंज का इलाका लूटा जा रहा है, मरता क्या न करता। किसान भी घर बार छोड़कर भागे जा रहे हैं। एक किसान के घर में घुसकर कई कांस्टेबल ने उसे पीटना शुरू किया। बेचारा बैठा मार खाता रहा। उसकी स्त्री से ना रहा गया
शामत की मारी कांस्टेबल को कुवचन कहने लगी। बस एक सिपाही ने उसे नंगा कर दिया। यह उस दौर का सच था कि प्रेमचंद इस चित्र को चित्रित करके भारतीयों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे थे। वे अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को साड़ नृत्य की कला सिखा रहे थे साड़ नाचने की कला सिखा रहे थे। प्रेमचंद की कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पूर्ण स्वराज चाहती है। इससे कम का कोई समझौता उसे स्वीकार नहीं। इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि 1905 की बंग योजना ने अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के रहे सह विश्वास को भी समाप्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी कांग्रेसियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अखिल भारतीय आंदोलन चलाया। इस आंदोलन की प्रक्रिया में राष्ट्रीय कांग्रेस गरम और नरम दलों में विभाजित हो गए। नरम दल के लोगों का मानना था कि स्वदेशी अपनाओ का नारा होना चाहिए, जबकि गरम दल ने स्वदेशी के स्वीकार और विदेशी के बहिष्कार दोनों को साथ लेकर चलना ही श्रेयस्कर समझा। यदि इस बंटवारे को अलग करके देखें तो कहना न होगा कि इस आंदोलन में भारतीय स्वाधीनता संग्राम को बहुत बल प्रदान किया। प्रेमचंद ने अपनी स्वाधीनता आंदोलन विषयक कहानियों में इस आंदोलन और इसके प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है। सुहाग की साड़ी शीर्षक कहानी में प्रेमचंद लिखते हैं, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थीं। स्वयं सेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वार पर खड़े होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे, और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़ता हो। खद्दर और गाढ़े के दिन फिर गए थे। नयनदुख मनमल और तंजीब तनबीद हो गए थे। इस कहानी की मार्मिकता उस समय बहुत बढ़ जाती है जब रतन सिंह की पति के मार्ग पर चलती हुई अपनी सुहाग की साड़ी स्वदेशी आंदोलनकर्ताओं को दे देती है। गौर किया जाना चाहिए कि भारतीय स्त्री के लिए सुहाग की साड़ी सर्वोपरि होती है, लेकिन प्रेमचंद उस दौर की मांग को ध्यान में रखते हुए चित्रित कर रहे थे कि गुलामी के दिनों में आज़ादी और देश के ऊपर कुछ नहीं होता। देश और स्वाधीनता के लिए सुहाग की साड़ी तो क्या, सुहाग भी अर्पित किया जा सकता है। प्रेमचंद दिखा रहे थे कि मंगल उद्देश्य से किए हुए कार्य का परिणाम अमंगल नहीं हो सकता। गौरव को लगता है कि सुहाग की देवी अश्रु संचित नेत्रों से सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। पत्नी से पति शीर्षक कहानी में भी प्रेमचंद ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का प्रभावशाली चित्रण किया है। कहानी की पहली ही पंक्ति में प्रेमचंद लिखते हैं, मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीज़ों से नफरत थी और उनकी सुंदर पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीज़ों से चिढ़ थी। इस कहानी में प्रेमचंद ने मिस्टर सेठ को एक हास्यास्पद व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हुए लिखा है। मिस्टर सेठ ने विलायती टूथ पाउडर, विलायती ब्रश से दांत पर मला, विलायती साबुन से नहाया, विलायती चाय, विलायती दूध पिया, फिर विलायती सूट धारण करके विलायती सिगार मुंह में दबाकर घर से निकले और मोटरसाइकिल पर बैठकर लावर शो देखने चले गए। और यह सब कुछ मिस्टर सेठ उन दिनों कर रहे थे जब लाखों भारतीय देश की आज़ादी के लिए विलायत शब्द से ही नफरत पैदा कर रहे थे। प्रेमचंद ने मिस्टर सेठ को सही रास्ते पर लौटता हुआ दिखाया है। उनकी पत्नी गोदावरी उन्हें जीवन का मंत्र देती है, बड़प्पन सूट बूट और ठाट बाट में नहीं, जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊंचा है। प्रेमचंद ने अपनी कई कहानियों में स्वयं सेवकों द्वारा पिकेटिंग करने का चित्रण किया है। स्वयं सेवक घर घर जाकर लोगों को सचेत करने के साथ ही दुकानदारों से भी निवेदन करते थे कि वे अपनी दुकानों में विदेशी कपड़े ना बेचें।
यहाँ गबन के देवी दीन की स्मृति हो आती है, जिनके दोनों पुत्र आंदोलन में शहीद हो गए। प्रेमचंद ऐसे आंदोलन की महत्ता जानते थे। उनकी अस्पष्ट समझ थी कि भारतीय समाज की को लड़ाई के हर मोर्चे पर एकाग्र होना होगा। विजय के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने बीच के किसी व्यक्ति की उपेक्षा ना करें। प्रेमचंद की एक कहानी तावान, इस कहानी में तावान का चित्रण किया गया है। तावान अर्थात वह दंड जो उस दुकानदार को देना पड़ता था जो कांग्रेस द्वारा सील की हुई विदेशी गांठ को खोलकर कपड़े बेचता था। कांग्रेस वाले ऐसे लोगों की खूब खबर लेते थे। तावान शीर्षक कहानी में एक स्वयं सेविका लाला छकोड़ी लाल से तिरस्कार के साथ कहती है, भले आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश में यह संग्राम छिड़ा हुआ है और तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो। डूब मरना चाहिए। और औरतें तक घरों से निकल पड़ी हैं, फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम जैसे कायर देश में ना होते तो उसकी यह अधोगति ना होती। लाला पर तावान लगाया जाता है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वह तावान देने में असमर्थ हो जाता है। कांग्रेस की अपनी असमर्थता है, वह रियायत नहीं दे सकती। लाला छकोड़ी चिंतित होता है। उसकी पत्नी कहती है, और कुछ नहीं है, घर तो है, इसे रेहन रख दो और अब विलायती कपड़े भूलकर भी ना बेचना। सड़ जाए कोई परवाह नहीं, तुमने सील तोड़कर क्या आपत से ले, मेरी दवा दारू की चिंता ना करो, ईश्वर की जो इच्छा होगी वह होगा। बाल बच्चे भूखे मरते मरने दो। देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है। हम ना रहेंगे देश तो सुखी होगा। प्रेमचंद इसी प्रकार अपनी कहानियों में स्वाधीनता के मूल्य को स्थापित कर रहे थे। चकमा शीर्षक कहानी में प्रेमचंद ने स्वदेशी आंदोलन के साथ विश्वासघात का चित्रण किया है। उन्होंने इस कहानी में दिखाया है कि किस प्रकार सेठ चंदूमल कांग्रेस वालों का विश्वास पात्र बनकर विश्वासघात करता है। कांग्रेस दफ्तर के मंत्री कहते हैं कि पुलिस की ओर से गवाही ना देकर सेठ चंदूमल हमारे मित्र हो गए हैं, अब उनकी दुकान पर स्वयं सेवक बैठाने की जरूरत नहीं। जबकि इसके ठीक विपरीत चंदूमल अपने मुनीम के से कांग्रेस वालों के प्रति घृणित टिप्पणी करता है। वह कहता है, इन्हें दोस्त बनाने में कितनी देर लगती है, कहिए अभी बुलाकर जूतियाँ सीधी करवाऊँ। टके के गुलाम हैं, ना किसी के दोस्त ना किसी के दुश्मन। सच कहिए कैसा चकमा दिया है। वह डाल चलेंगे तो मैं बात चलूँगा। कहना ना होगा कि इस प्रकार की कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद तत्कालीन समाज आत्मा मूल्यांकन की प्रवृत्ति पैदा करना चाहते थे। प्रेमचंद का मानना था कि जब अपने देश में कपड़ा बनता है तब भी विदेशी कपड़ा पहनना अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ अन्याय अकारण नहीं है। कि प्रेमचंद ने स्वदेशी आंदोलन के एक राष्ट्रव्रत के रूप में चित्रित किया है। आहुति कहानी में नायिका रूपमणि अपने स्वास्थ्य के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, लेकिन स्वराज आंदोलन में सहयोग करती है। घंटों चरखे पर सूत काटती है। शांति कहानी की नायिका श्यामा अपने पति से प्रेरणा पाकर आधुनिका हो जाती है, लेकिन आधुनिकता का रहस्य जल्दी ही खुल जाता है। वह पुनः अपने पुराने रूप से लौटकर चरखा चलाना शुरू कर देती है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने उन लोगों पर प्रहार किया है जो खर्चा चलाने को सम्मान की दृष्टि से न देखते थे, अथवा वे लोग जो चरखे को लेकर हीनता बोध से ग्रसित थे। अपनी कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए प्रेमचंद ने शराबबंदी आंदोलन को भी खूब महत्व दिया। जिस देश में करोड़ों लोग भूखे सो जाते हो, उसी देश में कुछ लोग सिर्फ नशे के लिए धन का दुरुपयोग करते हैं। यह प्रेमचंद के लिए असह्य था। उन्होंने शराबबंदी आंदोलन को लेकर सशक्त कहानियाँ लिखी। दीक्षा शीर्षक कहानी में उन्होंने एक वकील के व्यक्तिगत अनुभव को चित्रित किया और उसके माध्यम से यह रेखांकित करने की कोशिश की कि शराब व्यक्ति और राष्ट्रीय क्षति का कारण होता है।
शराब की दुकान प्रेमचंद की एक लंबी कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद ने शराबबंदी के साथ ही स्त्रियों की उत्सर्ग भावना को चित्रित किया है। समाज में लोग आज भी सोचते हैं कि स्त्रियां नशेड़ियों को ठीक नहीं कर सकती। ऐसी सोच पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचंद ने इस कहानी में नायिका मिसेस सक्सेना से कहलवाया है, तो क्या आपका विचार है कि कोई ऐसा ज़माना भी आएगा जब शराबी लोग विनय और शील के पुतले बन जाएंगे? यह दशा तो हमेशा ही रहेगी। आखिर महात्मा जी ने कुछ सोचकर ही तो औरतों को यह काम सौंपा है, और अंत में मिसेस सक्सेना शराब की दुकान बंद कराने में सफल होती है। इसके लिए वे अपना रक्त भी बहाती हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार मिसेस सक्सेना पुरुष समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण बनकर उपस्थित होती है। प्रेमचंद की एक कहानी है मैकू। यह छोटी किंतु मारक क्षमता वाली रचना है। मैकू नाम का एक पियक्कड़ गुंडा इस कहानी का नायक है। वह ताड़ी खाने में आता है स्वयं सेवकों को पीटने के लिए, लेकिन उसकी प्रतिबद्धता और उनके आदर्श उसे बदलकर मानवीय गुणों से संपन्न बना देते हैं। उसके बदले हुए रूप को देखकर उसका साथी कादिर कहता है, तू पागल तो नहीं हो गया है बे? क्या करने आया था और क्या कर रहा है? प्रेमचंद लिखते हैं, मैकू ने लाल लाल आंखों से उसकी ओर देखा, लेकर कहा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है मैं जो करने आया था वह न करके कुछ और ही कर बैठा। तुम में कुव्वत हो तो बालंटरों को मारो, मुझ में कुव्वत नहीं है। जो लोग दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए अपनी जान देने को खड़े हैं, उन पर वही हाथ उठाएगा जो पाजी है, कमीना है, नामर्द है, वही जाहिर है। प्रेमचंद इस तरह की कहानियाँ लिखकर स्वाधीनता आंदोलन की व्यापकता का चित्रण कर रहे थे। उनके लिए स्वराज की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई के साथ ही सामाजिकता और नैतिकता की भी लड़ाई थी। कहना ना होगा कि उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के चित्रण में अपनी कला का उदात्त स्वरूप किया है। राष्ट्रवाद का चित्रण। प्रेमचंद भावुकता से बहकर आंसू बहाऊ लेखन करने वाले लेखक न थे। वे जिस भी विषय को उठाते थे उसे अपने आलोचनात्मक विवेक से खूब जांच पड़ताल कर ही प्रस्तुत करते थे। स्वाधीनता का प्रश्न उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न था, इसलिए स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए उन्होंने लगातार उन विसंगतियों पर प्रभाव किया जो भारतीय राष्ट्रवाद को संकीर्ण बना रही थी। उन्होंने उन मूल्यों का भी बारीक चित्रण किया जो भारतीय राष्ट्रवाद को व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान कर रहे थे। प्रेमचंद अपनी कहानियों में राष्ट्रवाद और व्यापकता को चित्रित करते हुए दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे लगभग सारा हिंदुस्तान स्वाधीनता के मुद्दों पर एक हो चुका था। वे अपनी कहानी कानूनी कुमार में अपने देश की कमजोरियों को उजागर कर उसे समाप्त करने के तरीकों का चित्रण करते हैं। इस कहानी में वे स्त्रियों की दयनीय दशा पर प्रकाश डालते हुए उसे बदलने की बात करते हैं। उनकी दृष्टि में बिना स्त्रियों की स्थिति सुधार पर अपने राष्ट्र का सिर ऊंचा नहीं कर सकते। सती कहानी की नायिका अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी सेना के साथ रणभूमि में जाती है। उसके इस साहस का चित्रण प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि स्त्रियों को अबला समझना राष्ट्रीय आंदोलन के साथ धोखा करने जैसा होगा। समर यात्रा शीर्षक कहानी में प्रेमचंद ने भारतीय राष्ट्रवाद की व्यापकता का चित्र खींचा है। इस कहानी में उन्होंने इस बात का विस्तार से चित्रण किया कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सही वाहक वे ही लोग हैं जो सदियों से सामाजिक आर्थिक रूप से शोषित होते रहे हैं। इस कहानी में उन्होंने इस वर्ग की उत्सर्ग भावना और साहस का प्रभावशाली वर्णन किया। वे दिखा रहे थे कि किस प्रकार से स्वाधीनता आंदोलन पूरे देश में फैल रहा था। आहुति शीर्षक कहानी में इस बात का चित्रण हुआ है कि किस प्रकार से स्वयंसेवक अपने प्राण हथेली पर लेकर स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। पति से पत्नी कहानी में भी राष्ट्रप्रेम को सर्वोपरि स्वीकार किया गया। मैको शीर्षक में कहानी ने मनुष्य के बदलते भावों को स्वाधीनता आंदोलन से
जोड़कर एक नया अर्थ देने की कोशिश की गई है। राष्ट्रवाद की व्यापकता को प्रेमचंद ने जानवरों के माध्यम से व्यक्त किया है। दो बैलों की कथा शीर्षक कहानी में बैलों की सत्याग्रह को दिखाकर भी यह सिद्ध कर रहे थे कि इस अस्त्र के द्वारा हम विरोध को हरा सकते हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में राष्ट्रवाद की व्यापकता को चित्रित करते हुए निज बातों पर विशेष बल दिया है। उनमें पूर्ण स्वराज की मांग, राष्ट्र को सर्वोपरि समझने की भावना, स्त्रियों शोषितों की भागीदारी और किसानों का विद्रोह महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद की दृष्टि में उस राष्ट्रवाद में व्यापकता नहीं आ सकती जो क्षुद्र स्वार्थों को महत्व दे। यह अकारण नहीं है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद में प्रवेश कर रही संकीर्णता को नज़रअंदाज नहीं किया। प्रेमचंद के सामने यह बिल्कुल स्पष्ट था कि जब तक हमारे जीवन मूल्य उदात्त न होंगे तब तक हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण न कर सकेंगे जिसमें शोषण, दमन और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो। प्रेमचंद अच्छी तरह जानती थी कि जब तक हम धार्मिक समस्याओं में उलझे रहेंगे तब तक राष्ट्र की एकता के विषय में हम नहीं सोच पाएंगे। वे अंग्रेज़ों की इस नीति को भी समझ रहे थे, जिसके तहत अंग्रेज सरकार हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर स्वाधीनता आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर रही थी। निश्चित रूप से यही कारण रहा होगा उन कहानियों की रचना के पीछे जो सांप्रदायिकता की समस्या पर उनके द्वारा लिखी गई। प्रेमचंद की एक चर्चित कहानी हिंसा परमो धर्मा। इस कहानी में प्रेमचंद ने धर्म परिवर्तन की समस्या का चित्रण करते हुए सांप्रदायिकता की इस वृक्ष को बढ़ता हुआ चित्रित किया है। इस कहानी में हिंदू मुसलमानों को हिंदू बना रहा है और मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान। दोनों वर्ग इस कार्य के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। दोनों एक दूसरे के जान माल के दुश्मन बने हुए हैं। स्त्रियों की इज्जत लूटी जा रही है। प्रेमचंद लिखते हैं, औरत ने जीना तय करके जो ही छत पर पैर रखा कि काजी साहब को देखकर झिझकी। वह तुरंत पीछे की तरफ मुड़ना चाहती थी कि काजी साहब ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने कमरे में घसीट लाए। जामीद यह दृश्य देखकर विस्मित हो गया था। यह रहस्य और भी रहस्यमय हो गया। यह विद्या का सागर, यह न्याय का भंडार, यह नीति, धर्म और दर्शन का आगार इस समय एक अपरिचित महिला के ऊपर यह घोर अन्याय कर रहा है। इसी क्रम में प्रेमचंद दिखाते हैं कि धर्मों के ठेकेदार धर्म को किस प्रकार बदनाम करते हैं। यह काजी महोदय उस अनजान औरत से कहते हैं, हाँ खुदा का यही हुक्म है कि काफिरों को जिस तरह मुमकिन हो इस्लाम के रास्ते पर लाया जाए, अगर खुशी से ना आए तो जब्र से। इस कहानी में प्रेमचंद दिखाते हैं कि सांप्रदायिकता कैसे मानवता पर प्रहार करती है या आदमी को टुकड़े टुकड़े में बांट देती है। कहानी के अंत में एक प्रमुख पात्र जामिद के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही है। वे लिखते हैं, वह जल्द से जल्द शहर से भागकर अपने गांव पहुंचना चाहता था, जहां मजहब का नाम सहानुभूति, प्रेम और सौहार्द था। धर्म और धार्मिक लोगों से उसे घृणा हो गई थी। कहने की ज़रूरत नहीं कि वह घृणा प्रेमचंद को स्वयं थी। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को ऐसी घृणा होनी चाहिए। राष्ट्र को एक होकर मजबूत किया जा सकता है, बांटकर एवं घृणा और दोष से नहीं। जिहाद शीर्षक कहानी में भी प्रेमचंद ने धर्मांधता का चित्रण किया। उन्होंने दिखाया कि अज्ञानवश मनुष्य अपने मानव धर्म से किस प्रकार विरत होता जा रहा है। मुक्ति धर्म शीर्षक कहानी में उन्होंने दिखाया कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे का आदर करना सीख गए हैं। पंचपरमेश्वर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम मित्रता का एक आदर्श प्रस्तुत किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रेमचंद अच्छी तरह जानते थे कि
धार्मिक कट्टरता राष्ट्रवाद को संकीर्ण बनाती है। स्वाधीनता आंदोलन को सफल और सार्थक बनाने के लिए यह जरूरी था कि लोग धार्मिक कोपमंडूकता से बाहर निकलें। उनकी गलतियां राष्ट्रवाद को संकीर्ण बना रही थीं। यद्यपि कि यह भी एक दुखद सत्य है कि संकीर्ण दृष्टि वाले राष्ट्रवादियों को बहुत सफलता मिली। प्रेमचंद ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दिनों में विकसित हो रहे राष्ट्रवाद की संकीर्णता को उजागर करते हुए कई अन्य कहानियाँ भी लिखी। उनके लिए यह चिंता का विषय था कि इस देश के जमींदार, राजे, रजवाड़े और आर्थिक रूप से संपन्न लोग अपने ही गरीब भाइयों के विषय में कुछ नहीं सोचते। वे अपने लेखों में भी अपनी इस चिंता को व्यक्त करते हैं। जिस आहुति शीर्षक कहानी में उन्होंने स्वयं सेवकों के त्याग का वर्णन किया है, उस कहानी में उसकी नायिका वेदने वाला प्रश्न खड़ा करती है। वह कहती है, अगर स्वराज आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व बना रहे और पढ़ा लिखा समाज यूं ही स्वार्थांध बना रहे तो मैं कहूँगी कि ऐसे स्वराज का ना आना ही अच्छा है। अंग्रेज महाजनों की धन लोलुपता और शिक्षितों का स्वहित ही आज हमें पीछे डाल रहा है। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज प्राणों को हथेली पर लिए हुए हैं, उन्हीं बुराइयों को क्या प्रजा इसलिए सिर चढ़ाएगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी हैं? कम से कम मेरे लिए स्वराज का अर्थ यह तो नहीं कि जान की जगह गोविंद बैठ जाए। मैं समाज की ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूँ जहाँ कम से कम विषमता को आश्रय न मिल सके। कहना ना होगा कि प्रेमचंद ने यह दृष्टि अपने समय के क्रांतिकारियों से प्राप्त की थी। सरदार भगत सिंह के विचार भी ऐसे ही थे। प्रेमचंद की यह दृष्टि कितनी प्रभावित किए हुए थी, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने उपन्यास गबन में भी देवी दीन के माध्यम से यही विचार व्यक्त किया कि प्रेमचंद्र रूपमणि या देवी दीन से सिर्फ अपना मंतव्य प्रकट करवा कर ही नहीं छोड़ देते, बल्कि ब्रह्म का स्वांग कहानी के नायक की सोच के माध्यम से अपने संशयों को आधार भी देते हैं। ब्रह्म का स्वांग कहानी के नायक दिखावा करते हुए स्त्रियों के राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने की बात करते हैं। उनकी पत्नी संकीर्ण विचारों की महिला है। वह छूत छात में विश्वास रखती है, लेकिन जब उसमें परिवर्तन आ जाता है तब वह अपनी सुध बुध खोकर देश सेवा में लग जाती है। अछूतों को घर में सम्मान देने लगती है। या प्रेमचंद दिखाते हैं कि दिखावा करने वाले पति महोदय को यह अच्छा नहीं लगता। वे सोचते हैं, वृंदा सोचती होगी कि भोजन में भेद करना नौकरों पर अन्याय है। कैसा बच्चों जैसा विचार है, ना समझ। यह भेद सदा रहा है और रहेगा। मैं राष्ट्रीय एक्स का अनुरागी हूँ। समस्त शिक्षित समुदाय राष्ट्रीयता पर जान देती है, किंतु कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं करता कि मजदूरों या सेवावृत्तधारियों को समता का स्थान देंगे। इस प्रकार प्रेमचंद दिखा रहे थे कि संपन्न वर्ग स्वाधीनता आंदोलन में भी राष्ट्रीयता के नाम पर अपनी रोटी सेक रहा था, अपने वर्चस्व को कायम रखने की साजिशों में लिप्त था। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि ऐसे संशयों के बावजूद प्रेमचंद स्वाधीनता का हर संभव समर्थन करते हैं। शायद एक उम्मीद रही हो कि स्वाधीनता के बाद लोगों के विचार बदलेंगे। प्रेमचंद इस विडंबना की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि बॉर्डम कहानी की तरह मालदार लोगों के साथ ही एक बड़ा शोषित हिस्सा भी आज़ादी के दीवानों को बॉर्डम समझता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह बड़ा शोषित हिस्सा मध्यम वर्ग ही हो सकता है, जो अपने स्वार्थों के आगे कुछ नहीं देखता और शासकों की फेंकी हुई हड्डी के आगे भागता रहता है। प्रेमचंद की दृष्टि में ऐसी प्रवृत्तियां राष्ट्रवाद की व्यापकता को खंडित करती हैं। जैसा कि पीछे कहा गया है कि प्रेमचंद जाति व्यवस्था को
भारतीय राष्ट्रवाद के लिए घातक मानते थे। उन्होंने कहा भी कि उनका उद्देश्य है जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना। वे दलितों को उनका पूरा पूरा सम्मान देने के पक्षधर थे। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था रहेगी तब तक यहाँ समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती, और जिस राष्ट्र में समता ना हो वहाँ राष्ट्रवाद व्यापक नहीं हो सकता। अपनी कहानी सौभाग्य के कोड़े में प्रेमचंद चित्रित करते हैं कि ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण के घर में पैदा होना जरूरी नहीं है। जिस व्यक्ति में नम्रता, शील, विनय, आचरण, धर्मनिष्ठ, विद्या, प्रेम आदि गुण हों वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। यहाँ प्रसंगवश गोदान में माता दीन की दी हुई जाति की परिभाषा याद आती है। वहाँ भी प्रेमचंद ने मनुष्य के चरित्र को ही उसके मूल्यांकन का आधार स्वीकार किया है। प्रेमचंद अपनी कहानियों में बार बार इसका जिक्र करते हैं कि एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है कि वह आपस में धार्मिक विद्वेष ना पैदा करे, क्योंकि धर्म जब आदमी को बिगाड़ता है तो शैतान बना देता है। ये समाज को बार बार सचेत करते हैं कि अंधविश्वास और कुरीतियाँ राष्ट्र की प्रगतिशीलता में बाधक है। ये व्यक्ति और देश दोनों का अहित करते हैं। अपनी कहानी मुक्ति मार्ग में उन्होंने दिखाया है कि बुद्धू गोहत्या के प्रायश्चित में अपना सर्वनाश कर लेता है। प्रेमचंद का मानना है कि जिनके हाथ में नेतृत्व, अगर उनका आचरण दोहरा होगा तो इससे स्वाधीनता संग्राम को ठेस पहुंचेगी और राष्ट्रवाद के प्रति संदेह पैदा होगा। एक संघर्ष कर रहे राष्ट्र में नेतृत्व करने वालों के आचरण में गंभीरता और आदर्श होना चाहिए। अपनी कहानी दीक्षा को नायक वकील साहब के माध्यम से प्रेमचंद यह दिखाने की कोशिश भी करते हैं कि वकील साहब नशा निवारणी सभा के उत्साही सदस्य हैं और लोगों को शराब पीने की सलाह देते हैं, लेकिन स्वयं मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते और पीते हैं। पीने के बाद उनकी दुर्गति भी होती है। प्रेमचंद कथनी और करनी की एकता के समर्थक थे। उन्होंने अपनी कई कहानियों में राष्ट्रवाद और व्यापकता और कई में उसकी संकीर्णता को गंभीरता से चित्रित किया। अगला पॉइंट है स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रवाद का अंतर संबंध। प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन के साधक थे। उनका लगभग सारा लेखन किसी न किसी रूप में मुक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उनकी आकांक्षा थी कि भारतीय स्वाधीनता हो और स्वाधीन भारतीय समतामूलक सिद्धांत पर अपना विकास करें। उन्होंने 1930 ईस्वी में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखे एक पत्र में यह इच्छा प्रकट की थी कि उनकी प्रबल आकांक्षा है हम भारतीय स्वराज संग्राम में विजयी हों। प्रेमचंद अपने लेखनी के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम की एक प्रसिद्ध सिपाही के रूप में उपस्थित होते हैं, और जैसा कि स्पष्ट है कि जिसे भारतीय राष्ट्रवाद कहा जाता है वह ठीक स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में ही विकसित हुआ। स्वाधीनता आंदोलन की सफलता के लिए राष्ट्रवाद एक आवश्यक हथियार के रूप में सामने आया था। वह राष्ट्रवाद था कि लाखों करोड़ों लोग अपना अपना स्वार्थ छोड़कर भारत माता की जय का नारा लगाते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। सबके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने भारत को मुक्त कराना। स्वाधीनता आंदोलन के लिए यह आवश्यक था कि वह भारत में रहने वाले लोगों में देश के लिए मर मिटने का भाव पैदा करें। राष्ट्रवाद ने यही काम किया, और कहा जाए तो अपने इस अर्थ में राष्ट्रवाद ने प्रगतिशील भूमिका का निर्वाह किया। प्रेमचंद की कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन के चित्रण के साथ ही साथ राष्ट्रवाद का भी चित्रण है। कहना चाहिए कि प्रेमचंद की कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रवाद एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में चित्रित हैं। जिन कहानियों में प्रेमचंद ने राष्ट्रवाद को कटघरे में खड़ा किया है उसमें भी स्वाधीनता आंदोलन ही केंद्र में है। प्रेमचंद ने अपनी कहानी पत्नी से पति में
स्वाधीनता आंदोलन को बल देने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लिया। कहानी की नायिका कोशिश करके अपने पति में राष्ट्रीयता का भाव जगाती है। वो उसे लज्जित करते हुए कहती है, छोटे से छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए यह लज्जा की बात नहीं है कि वह अपने थोड़े से फायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने ही भाइयों के साथ अन्याय करे? जुलूस के वीरबल सिंह राष्ट्रवादी भाव के पैदा होने पर ही स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए इब्राहिम अली की विधवा से क्षमा मांगने जाते हैं। समर यात्रा में सत्याग्रहियों द्वारा गाया जाने वाला गीत राष्ट्रवाद की भावना जगाता है। इस गीत इस प्रकार है, एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्द थे, एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं, एक दिन वह था कि अपनी शान पर देते थे जान, एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं। इस कहानी में नोहरी स्वाधीनता आंदोलन की सफलता की कामना करती हुई एक ऐसा ही चरित्र जिसे सहज ही राष्ट्रवादी कहा जा सकता है। आहुति की नायिका ऐसी स्वाधीनता चाहती है जिसमें एक समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सके। वह संकीर्ण राष्ट्रवाद का विरोध करती है। कहना न होगा कि इस संकीर्ण राष्ट्रवाद को ही प्रेमचंद ने आधुनिक समाज का कोड कहा था। ये राष्ट्रवाद के प्रति एक आलोचनात्मक नज़रिया रखते थे। उनके लिए राष्ट्रवाद वही तक श्लाघ्य था जहाँ तक वह स्वाधीनता आंदोलन को शक्ति प्रदान कर सके। अपनी कहानियों में उन्होंने अपनी प्रगतिशील सोच को आकार दिया। सारांश: इस इकाई में आपने प्रेमचंद की स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी हुई कहानियों के विश्लेषण के साथ साथ उनकी राष्ट्रवाद विषयक दृष्टि का भी अध्ययन किया। आपने देखा कि प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता का आशय कितना व्यापक था। वे महज उपनिवेशवाद से मुक्ति को ही स्वाधीनता नहीं समझते थे, बल्कि भारतीय समाज में व्यापक मुक्ति का स्वप्न देखते थे। वे एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो हर प्रकार से गुलामी से मुक्त हो। वे वर्ण व्यवस्था और धार्मिक विद्वेष के कटु आलोचक थे। उन्होंने बराबर पूर्ण स्वराज का ही पक्ष लिया। हिंदी साहित्य में जब भी स्वाधीनता आंदोलन का जिक्र आता है, प्रेमचंद सबसे पहले याद आते हैं। उनके पुत्र अमृत राय ने उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के एक सिपाही के रूप में याद करते हुए